जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कई दिनों से हमारा वीडियो नहीं यूट्यूब पर आ रहा था क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अब हालांकि ठीक हूं दोस्तों, और आज से दोस्तों मैं प्रयास करूंगा कि डेली आपको एक एक प्रैक्टिस सेट आपको करवाता रहूं। दोस्तों, आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये यूपी पुलिस के लिए है, जो कि आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। हमने 7 प्रैक्टिस सेट पिछले करा चुका है, तो आप लोगों ने देखा भी होगा। तो आज 8वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा भी लगेगा, समझ में आएगा। और दोस्तों, आपको अंतिम समय में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिया गया है। एक बार सभी लोग इस सवाल को पढ़ के इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 5%, दूसरे वर्ष के लिए 6% और तीसरे वर्ष के लिए 8% है, तो 3 वर्षों के लिए 75,000 रुपये पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताना है क्या होगा, और हर साल का जो रेट है अलग अलग है दोस्तों। हर साल का रेट क्या है, अलग अलग। कितना मूलधन है, तो मूलधन है दोस्तों 75,000। इस 75,000 पर 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा, और ब्याज का रेट क्या है, अलग अलग। पहले साल के लिए 5%, दूसरे साल के लिए क्या है, दूसरे साल के लिए दोस्तों यहाँ पर 6% है, और तीसरे वर्ष के लिए 8% है। क्लियर। अगर दोस्तों आप जब 75,000 का जब 5% निकालेंगे तो क्या होगा, 75,000 का 5% निकालेंगे दोस्तों तो 3750 रुपये होगा। क्या होगा, 3750 रुपये। मतलब ये हुआ कि पहले वर्ष में 5% के हिसाब से 75,000 रुपये पर 3750 रुपया ब्याज मिलेगा। जब दूसरे वर्ष में जाएंगे दोस्तों तो दूसरा साल 6% के हिसाब से ब्याज लेगा, तो 75,000 का 6% निकालेंगे तो 4500 रुपये आ जाएगा। क्या आएगा, 4500 रुपये। 75,000 का 6% निकालेंगे तो 4500 रुपया ब्याज लेगा दूसरा साल। लेकिन दोस्तों दूसरा साल पहले साल पर जो ब्याज मिला है इस 3750 रुपया पर भी ब्याज लेगा। यानी 3750 रुपया पर भी यह दूसरा साल 6% के हिसाब से ब्याज लेगा। तो कितना ब्याज ले लेगा यहाँ पर, ये ब्याज लेगा दोस्तों 225 रुपये। यानी आप 3750 रुपये का 6% निकालेंगे तो क्या होगा, 225 रुपये। 225 रुपये ब्याज यहाँ पर मिलेगा। 2 साल का तो कहानी हो गया। अब जब तीसरे साल में जब हम प्रवेश करेंगे तो तीसरा वर्ष क्या है, यह 8% के हिसाब से ब्याज ले रहा है। तो तीसरा साल 75,000 रुपये पर 8% के हिसाब से ब्याज लेगा। तो 75,000 का 8% निकालेंगे तो 6,000 रुपये यहाँ पर आएगा। 6,000। तीसरा साल 6,000 रुपया ब्याज लेगा 8% के हिसाब से 75,000 पर। लेकिन दोस्तों अब तीसरा साल जो है, तीसरा साल इन जो 2 वर्षों में जो ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज लेगा। तो यहाँ पर देखिए 3750 रुपया जो ब्याज मिला पहला साल, उस पर भी तीसरा साल 8% के हिसाब से ब्याज लेगा। तो 3750 का जब 8% निकालेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 300 रुपया। कितना, 300। क्लियर है, आप लोग निकाल के चेक कर सकते हैं, 300 रुपये आएगा। अब क्या होगा, ये जो 4500 है दोस्तों, इस 4500 पर भी 8% के हिसाब से ब्याज लगेगा। तो 4500 का 8% निकालेंगे प्यारे दोस्तों तो 360 रुपये हो जाएगा। कितना होगा, 360 रुपये। अब ये जो 225 रुपये है प्यारे साथियों, इस पर भी 8% के हिसाब से ब्याज लगेगा। तो 8% जब निकालेंगे 225 रुपये का तो ये आ जाएगा 18 रुपये। कितना आएगा, 18 रुपये। ठीक है दोस्तों, 18 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। 225 रुपये पर जब 8% ब्याज लगाएंगे तो 18 रुपये ब्याज मिल जाएगा। अब ये जो टोटल दिख रहा है प्यारे साथियों, ये टोटल क्या है, ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये सभी के सभी क्या है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। अब इनको जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो आएगा वही इसका आंसर है। तो आप इसको पूरा जोड़ने के बजाय आप देखिए यहाँ पर इकाई अंक क्या है, यहाँ पर इकाई अंक दोस्तों 8 है, और यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 5 है। यानी 8 5 जब जोड़ेंगे 13 आएगा, और 13 में इकाई अंक क्या है, 3 है। यानी ऑप्शन का इकाई अंक 3 आएगा। जिस ऑप्शन का इकाई अंक 3 है वही इसका राइट आंसर है। तो चेक कर लीजिए, पहला विकल्प इकाई अंक 0, ये गलत है। दूसरा वाले जो ऑप्शन है इसका इकाई अंक क्या है, 3 है, और यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है भैया, बताइए इसमें कोई दिक्कत है। इकाई के अंक से आप हल कर सकते हैं, बाकी जोड़ेंगे तो 15,153 रुपये ही आएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पर है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, और इसमें बोला गया है
क्या कहा गया है? 14 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके किसी कार्य का 5/12 भाग 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 21 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करके शेष कार्य 15 दिन में पूरा करेंगे? देखिए इसमें हम लोग नियम लगाएंगे M1 D1 बटे W1 पर। ठीक है, M1 D1 W1 यहाँ पर नियम लगाएंगे। कितना व्यक्ति हैं भैया? यहाँ पर व्यक्ति हैं टोटल 14 व्यक्ति हैं। प्रतिदिन कितना काम करते हैं? 7 घंटे काम करते हैं। प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं तो एक कार्य का 5/12 भाग 18 दिन में समाप्त करते हैं। भाई जो 5/12 दिख रहा है दोस्तों, ये 12 टोटल कार्य है। 12 क्या है? टोटल कार्य। इसमें से 5 काम करते हैं 14 व्यक्ति, 7 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे 18 दिन में। ठीक है, या नीचे क्या हो जाएगा? 5। 12 काम में से 5 काम इन्होंने कर दिया है। अब आगे कहा है कि अगर 21 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 21 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करें? प्रतिदिन कितने घंटे काम करें? हम मान लिए x घंटे काम करें तो शेष कार्य को ये 15 दिन में समाप्त कर देंगे। शेष कार्य कितना बचा हुआ है? भाई 12 कार्य टोटल 12 कार्य था, जिसमें से 5 कार्य हो चुका है, तो शेष कार्य कितना बच गया? 7। ये 7 काम करेंगे। ठीक है, अब इसी को आपको हल करने हैं। यहाँ से काटिए, 7 से काटेंगे, 7 × 21, 3 बार में कैंसिल, और 3 से काटिए, 3 × 6 = 18, 6 बार में कैंसिल। अभी ये काटेगा, इसको आप 3 से काट सकते हैं, 3 × 5 = 15, और 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 दूना 6। अब तो कुछ कटने वाला है नहीं। चलिए दोस्तों, अब तो कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए अब क्या करिए? यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों गुणा। यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए। यहाँ पर गुणा करेंगे, देखिए 14 दूनी 28 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 28 बटे 5, और बराबर इधर क्या, इधर दोनों क्या है? आपस में बराबर हैं। बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5x बटे 7। तिरिया गुणा करेंगे, इसका इधर इसका इधर, तो ये हो जाएगा दोस्तों 25x बराबर 7 × 8 = 56, हासिल का 5, और 7 दूनी 14, 14 × 5 = 19, 196। यक्स का मान निकालेंगे दोस्तों, तो यक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 196 बटे क्या? 25, 196 बटे 25 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब भाग दीजिए, मिश्र भिन्न में आएगा तो कितनी बार में जाएगा? यहाँ पर भाग 25 से भाग देंगे दोस्तों, तो 25 से भाग दिए, कितना बार में जाएगा? यहाँ पर यहाँ से जब दोस्तों भाग देंगे आप 25 से, तो 25 × 7 = 175, 7 बार में जाएगा। 7 बार में जाएगा, इसका मतलब 7 सही बचेगा कितना? 21। 7 सही 21 बटे 25, 7 सही 21 बटे 25 घंटे इसका राइट आंसर होगा। और किस ऑप्शन में है 7 सही 21 बटे 25? ऑप्शन नंबर 1 में है दोस्तों, और ये प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? एक बार सभी लोग दोस्तों कमेंट करके बताएंगे क्या सवाल समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को। अगर दोस्तों सवाल समझ में आ गया है तो आप लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में Y, अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग लिखेंगे N। लिखिए दोस्तों, अगर सवाल समझ में आ गया तो Y लिखेंगे, और नहीं समझ में आया तो N लिखिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। इसमें बोला गया है पाइप A और B एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप C अकेले खाली टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। यदि A B C को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक भरने कितने समय के बाद 35% भर जाएगा? कितने समय में दोस्तों 35% भर जाएगा, यह आपसे पूछा गया है। 3 पाइप हैं, एक पाइप A है और एक पाइप B है और एक पाइप क्या है? C है। पाइप A और B भरे हुए टैंक को एक खाली कर सकते हैं। एक खाली करने वाले हैं तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, जो भरने वाला उसके साथ प्लस कर दीजिए। क्लियर? A 16 घंटे में खाली कर सकता है और B 24 घंटे में खाली कर सकता है। C इस खाली टैंक को 4 घंटे में भर सकता है अकेले। तो टोटल टैंक का क्षमता क्या है निकालिए। यहाँ पर टैंक की कैपेसिटी क्या है? तो 16, 24 और 4 का लघुत्तम निकालिए। 16, 24, 4 का लघुत्तम क्या होगा? देखिए 24 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, या तो यहाँ पर आप 16 लिख लीजिए। यहाँ पर 16,
24 में दोस्तों 8 तियाँ 24 होता है, 16 में 8 है, 3 की कमी है, 3 से यहाँ पर कर दीजिए गुणा, यानी 16 तियाँ 48 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इसका जो लघुत्तम आएगा वो क्या आएगा 48। 16 से भाग देंगे 16 तियाँ 48, 24 दूना 48 और 4 से भाग देंगे दोस्तों तो 12 चौक 48 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? यानी ए 1 घंटा में 3 लीटर खाली कर सकता है, बी 1 घंटे में 2 लीटर खाली कर सकता है, लेकिन सी 1 घंटे में दोस्तों 12 लीटर भर सकता है। जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाएगा, जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाएगा दोस्तों तो कह रहा है तो टैंक कितने समय के बाद 35% भर जाएगा। कितना भरना है हमें? 35% भरना है। 48 का 35% कितना होगा? 48 का दोस्तों 35% निकालिए, कितना होगा? 48 का 35% निकालेंगे तो क्या होगा भाई? यहाँ से आप 5 से काटिए, यहाँ पर 5 से भाग दे दीजिए, कितना बार में जाएगा? 5 साते 35, 5 से काटिए 20 बार में कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। और इसको आप 4 से काटिए, 4 पंजे 20 और 4 से काटिए 12 चौक 48, यानी 12 साते 84, 84 बट्टे कितना? 84 बट्टे 5, 84 बट्टे दोस्तों 5 हमें इतना ही भरना है। और तीनों को एक साथ जब खोलेंगे तो ये तो 2 और 3 की क्षमता से खाली करेंगे, 12 की क्षमता से सी भरेगा, तो टोटल कितना पानी भर पाएगा? खाली करने वाले को घटाएंगे, 2 + 3 यानी 5, 12 में से 5 घटाइए, बचेगा क्या? 7। 12 में से जब 5 घटाएंगे दोस्तों तो क्या होगा? 7 बचेगा, यानी 7 की क्षमता से क्या होगा? टैंक भरेगा। 7 की क्षमता से क्या होगा? टैंक भरेगा। तो ये इसको जब आप हल करेंगे तो हो जाएगा क्या? 84/5 गुणे 1/7 हो जाएगा। क्या होगा? 1/7। 7 से काटिए, 12 साते 84 हो जाएगा, 12 बार में कटेगा, यानी 12/5 आएगा दोस्तों। 12/5 इसको लिख सकते हैं हम लोग, 5 दूना 10, 2 12, यानी 2 सही 2/5, 2 सही 2/5 घंटे में ये जो है टंकी भर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3, 2 सही 2/5 घंटे इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इसमें क्या कहा गया है, एक बार सभी लोग ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ेंगे। 5076 रुपये को एक 5076 रुपये की एक राशि को ABC में 3, 5, 4 के अनुपात में बांटा जाना था। गलती से इनको 1/3 संबंधी, 1/5 संबंधी, 1/4 के अनुपात में बांटा गया। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या हुआ, ये आपको बताना है। देखिएगा, 3 लोग हैं, ABC हैं, A, B और C हैं। तीनों लोगों में पैसा बांटा गया है। पहले बांटा जाना था कितना? 3 संबंधी 5 संबंधी, 3, 5, 4, 3, 5 और 4 के अनुपात में पैसा बांटा जाना था। लेकिन दोस्तों गलती से हुआ क्या? गलती से 1/3, 1/3, 1/5 और 1/4 के अनुपात में बांट दिया गया है दोस्तों, गलती से। ठीक है, जब गलती से इस अनुपात में बांट दिया गया है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? तो पहले ये देखिए, जो भिन्न है, भिन्न अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं होता है, इसको साधारण फॉर्म में चेंज करेंगे। तो क्या करिए, 3, 20 और 4 का लॉस निकालिए तो क्या हो जाएगा? 3 × 5 = 15 जगह 60, 60 लॉस हो जाएगा। अब 60 से इन सभी में गुणा कर दीजिए दोस्तों, 60 से गुणा कर दीजिए सभी में, 60 से गुणा करेंगे सभी में तो क्या होगा? यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा दोस्तों 20 और 5 से भाग देंगे यहाँ पर 60 में तो 12 बार में जाएगा, और 4 से भाग दीजिए तो 15 बार में यहाँ पर चला जाएगा। ठीक, अभी ये हो गया सिंपल साधारण इसका अनुपात। ठीक है, ये हो गया साधारण अनुपात। चलिए, अब पैसा बांटना कितना है? 5076। तो 5076 को जब हम बांटे थे, बांटना था हमें 3, 5, 4 के अनुपात में, तो कितना कितना हिस्सा मिलता है एक एक लोगों को? तो देखिए कितना होगा, 3, 5, 8, 4, 12। 12 अनुपात का मान कितना है दोस्तों? यहाँ पर 12 अनुपात का मान यहाँ पर दिया गया है कितना? 5076 रुपये, 5076 रुपये। एक अनुपात का मान निकालिएगा दोस्तों, तो एक अनुपात का मान जब निकालेंगे तो हो जाएगा 423। क्या आएगा?
423 यहाँ पर आएगा। एक अनुपात का मान 423 रुपये आएगा। ठीक है, अगर एक अनुपात का मान 423 है तो ए का अनुपात क्या है 3, तो 3 का मान क्या हो जाएगा, 423 में 3 का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 1269। कितना, 1269। यानी ए को मिलता कितना, 1269 रुपया मिलता ए को, 1269 रुपया ए को मिलता। बी को कितना मिलता, 5 अनुपात से गुणा कर दीजिए 423 में, तो 5 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2115। कितना होगा दोस्तों, 2115, 2115। यानी बी को मिलता है 2115 रुपये। सी को कितना मिलता, सी को मिलता कितना, 4 अनुपात का मान निकालिए, 4 से गुणा कर दीजिए 423 में तो हो जाएगा 1692। यानी सी को मिलता दोस्तों 1692 रुपये। क्लियर, इतना पैसा उन लोगों को मिलता। लेकिन गलती से 20, 12 और 15 के अनुपात में बांटा गया है। तो 20, 12, 15 अनुपात का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47। 47 का मतलब पैसा भी वही बांटना है, 5076 रुपये। तो 47 का मान 5076 रुपये हो जाएगा यहाँ पर। तो एक अनुपात का मान निकालिए, तो एक अनुपात का मान निकालेंगे तो 108 आ जाएगा दोस्तों, 108। अगर एक अनुपात का मान 108 है तो 20 अनुपात का मान क्या होगा, 20 अनुपात का मान क्या होगा दोस्तों, 20 अनुपात का क्या हो जाएगा, तो 20 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पर 20 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 और 8 दूना 16। ठीक, और यहाँ पर 2 एकम 2, यानी 2160 रुपये मिलेगा किसको, ए को। बी को कितना मिलेगा, 12 से गुणा करिए, 12 × 8 96 और 12 एकम 12, यानी 1296 रुपया मिलेगा किसको, बी को। सी को कितना मिलेगा, 15 से गुणा करिए, 15 × 8 120, 0 हासिल का 12 हो जाएगा, और 15 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 में 12 जोड़ेंगे तो 12, 12 के 2 हासिल का 1, 15 एकम 15 और 15 एक 16, यानी 1620 रुपये मिलेगा दोस्तों किसको, सी को। अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से ए को मिल रहा है कितना, 1269 रुपये, और यहाँ मिल गया कितना, मिलना था उसको 1269 रुपये को, लेकिन मिल गया कितना, 2160 रुपये। तो कितना ज़्यादा मिल गया यहाँ पर, कितना ज़्यादा मिल गया, 891 रुपये ज़्यादा मिल गया। घटाइए यहाँ से, 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, और यहाँ बचेगा दोस्तों 15 में से 6 गया तो बचेगा 9, और यहाँ 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा। यानी ए को मिल गया कितना, 891 रुपये ज़्यादा मिल गया दोस्तों, ए को 891 रुपये ज़्यादा मिल गया। बी की बात किया जाए, बी को 2115 रुपये मिलना था, लेकिन मिल गया कितना, 1296 रुपये। कितना ज़्यादा मिल गया, कम मिल गया दोस्तों। यहाँ पर बी को क्या मिला, कम मिला है। कितना कम मिला है, घटा लीजिए। यहाँ पर 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, और 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा। यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर घटाएंगे हम लोग, 15 में से 6 गया तो बचेगा क्या, 9, और 10 में से 9 गया तो 1, और यहाँ बचेगा क्या, 10 में से 2 गया तो बचेगा 8, यानी 819 रुपया क्या हुआ है, 819 रुपया इसको कम मिला है। किसको, बी को। अब सी के देख लिया, यहाँ पर सी को देखिए, पहले मिलता था कितना, 1692 रुपये, मिल रहा है कितना, 1620 रुपये। तो कितना कम मिल गया दोस्तों, कितना कम मिल गया, यहाँ पर देखिए कितना कम मिल गया। यहाँ पर घटाएंगे तो 72 रुपये सी को कम मिला है। अब ऑप्शन के हिसाब से चेक करिए कौन सा विकल्प सही होगा। ए को 891 रुपये ज़्यादा मिला है, और बी को 819 रुपये कम मिला है, सी को 72 रुपये कम मिला है। तो ए को 891 ज़्यादा मिला है, यानी ए को 891 रुपये का लाभ हुआ है। तो किसमें है 891 रुपये का लाभ, ए में। देखिए ए को लाभ 891 रुपये का हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 में ए को 891 रुपये का लाभ हो रहा है, लेकिन सी को दोस्तों 72 रुपये का हानि होना चाहिए। तो देखिए सी को 72 रुपये की हानि हो रही है, यानी यही विकल्प इसका सही है। ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ले रहे हैं, प्रश्न नंबर 5। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, और इसमें बोला गया है कबीर 3 मील प्रति घंटे की गति से एक पहाड़ी पर चढ़ता है और 5 मील प्रति घंटे की गति से नीचे आता है। यदि संपूर्ण यात्रा में कुल 10 घंटे का समय लगता है तो पहाड़ी की चोटी और
तलहटी के बीच की दूरी कितनी थी, यह आपको बताना है दोस्तों। देखिए इसका सिंपल तरीका होता है, क्या तरीका होता है, आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना है, डी निकालना है। तो S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2 इंटू टी, बस इसी पे लगाना है। S1 क्या है, 3 है, S2 5 है, दोनों चालों का गुणा कर दीजिए, अब बटे दोनों चालों को जोड़े दीजिए, तो 3 + 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और गुणे क्या है यहाँ पर 5 हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 10 हो जाएगा। टाइम कितना लग रहा है, 10 घंटे, 10 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 से काटिए, 5 बार में कैंसिल, 5 बार में यहाँ पर कैंसिल, 5 × 5 = 25 या 75, 75 बटे दोस्तों क्या हो जाएगा, नीचे क्या है 4 है, 75 बटे 4 भाग देंगे दोस्तों, तो 4 × 1 = 4 बचेगा क्या, 3 हो जाएगा, 35, 4 × 8 = 32, 32, 32 3 35, 3 बचेगा दोस्तों, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, हो जाएगा 30, 4 × 7 = 28, 2 बचेगा, 4 × 5 = 20, यानी 18.75 मील इसकी टोटल दूरी है, 18.75 मील इसकी टोटल दूरी है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। क्लियर है, क्या इस बात में आपको कोई दिक्कत है दोस्तों, बताइए। इस सवाल में कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप लोग बता सकते हैं। अगर दोस्तों आपको सवाल समझ में आ गया तो आप लोग लिखिए या वाई, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग लिखिए यन। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट बॉक्स में हमें अपना रिस्पांस देंगे। बताइए दोस्तों, क्या आपको यह सवाल समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है। आइए एक बार सभी प्यारे साथी, ये बोर्ड मास के नियम पर आधारित क्वेश्चन है और इस सरलीकरण का क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार सभी लोग इसका आंसर करके हमें बताएंगे, सभी प्यारे साथी हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसको बताऊंगा कि कैसे आप लोग इसको हल कर सकते थे। ठीक है, फिलहाल अभी आप लोग इसका हमें आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। क्लियर है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और प्रश्न नंबर 7 आपके सामने लिया जा रहा है। तो एक बार सभी प्यारे साथी इसका हमें कमेंट में सॉरी इसका आप लोग हमें ऑप्शन इसका आंसर हम लोग आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, यदि x + 1/x बराबर क्या है, 3 है, तो x³ + 1/x³ का मान कितना होगा। आइए क्यूब का मान पूछा है, यहाँ पर दिया क्या है, x प्लस का 1/x का मान क्या दिया है दोस्तों, तो इसका मान प्यारे साथियों 3 दिया है। आपसे पूछा क्या है, x³ प्लस 1/x का क्यूब का मान कितना होगा, यह आपसे पूछना चाहता है। तो क्या करिए, इस 3 का कर दीजिए क्यूब, 3 का क्यूब करिए, क्या होगा 27, क्या होगा दोस्तों 27, माइनस इसमें से आप 3 गुना घटा दीजिए, 3 का 3 गुना घटाइए, 3 × 3 = 9 घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 18, क्या होगा दोस्तों 18। तो 18 इस प्रश्न का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई, बताइए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 8, 8वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि ABC ने एक वर्ष के लिए कुछ धन निवेश किया, यदि उनके लाभ को 4, 11, 7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है और A और C के हिस्सों में के अंतर का आधा 2100 रुपया है, तो उनका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल लाभ ज्ञात करना, क्या कहा गया भैया, 3 बंदे हैं, 3 लोग हैं, A है, B है और C है, A, B और C है, 3 लोग हैं यहाँ पर, ये 3 लोग हैं। इन तीनों लोगों में लाभ को बांटा गया है किस रेशियो में, एक को मिला है 4 रेशियो, बी को मिला है 11 रेशियो और सी को मिला है दोस्तों 7 रेशियो। इस रेशियो में यहाँ पर इनके लाभ को क्या किया गया है, बांटा गया है। क्लियर है भाई, बताइए कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल दिया गया है, आगे लाइन में ये बोला गया है कि यदि ए और सी के हिस्सों के अंतर का आधा 2100 है, ए और सी के हिस्सा के आधा, ए और सी का हिस्सा का अंतर, ए और सी का हिस्सा क्या है, ए का हिस्सा क्या है दोस्तों, यहाँ पर ए का हिस्सा 4, सी का हिस्सा 7, इन दोनों लोगों के हिस्सों का अंतर का आधा, इसका अंतर क्या होगा, 7 - 4 करेंगे तो 3, 7 - 4 करेंगे तो क्या होगा 3, इसका आधा कितना है 2100 है, क्या है दोस्तों 2100 है। 3 से काटिए, 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, 700 हो जाएगा यहाँ पर। तो एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 7 दूनी 1400।
एक अनुपात का मान दोस्तों 1400 हो जाएगा। तो पूछा है उनका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल लाभ क्या हो जाएगा, 11 7 18 4 22, तो 22 से कर दीजिए गुणा। यहाँ पर 22 से गुणा करिए, 14 दूनी 28, 2 जीरो तो होगा करेगा, 14 दूनी 28 के 8 हासिल का 2, 14 दूनी 28 2 30, 30,800, 30,000 टोटल 30,800 टोटल इसका लाभ होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 30,800 रुपये। बताइए भैया कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ पर आपको? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दीजिए, यहाँ पर दिया गया है आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और कहा गया कि यदि संख्या 64 75 92 88 से विभाज्य है और यदि अंकों को बढ़ते क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है तो इस प्रकार बनी नई संख्या निम्न में से किससे विभाज्य होगी। अंकों क्या किया गया है दोस्तों, बढ़ते क्रम में इसको पुनर्व्यवस्थित किया गया है। बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक लेंगे। यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, तो 2 है। 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद दोस्तों 7 आएगा, उसके बाद 9 आएगा। तो ये किससे विभाज्य है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए ये किससे विभाज्य है दोस्तों। पहले नंबर देखिए, इकाई का अंक यहाँ पर 9 है, इकाई का अंक 9 है, तो 200 तो 2 से कटने का चांस तो है नहीं। इसका मतलब 22 से नहीं कट सकता है। किससे नहीं कर सकता है दोस्तों, 22 से नहीं कर सकता है क्योंकि 22 में 2 है। 66 से नहीं करेगा क्योंकि 66 में भी क्या है, 2 है। 44 से भी नहीं करेगा क्योंकि 44 में भी क्या है, 2 है। बस एक ही ऑप्शन तो बचा जो कि ऑप्शन नंबर 4 बचा, 03, यानी 3 से विभाज्य होगा 100%। क्लियर। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। देख लीजिए यहाँ पर 9 7 16, 16 6 22, 22 5 27, 27 और 4 31, 31 और 3 31 और 2 33, 11 3 से कट जाएगा 33। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों दिया गया है कि 70 छात्रों की एक कक्षा में 70% लड़कियां और शेष क्या हैं, लड़के हैं। लड़कियां और लड़के हैं यानी इसमें क्या है, गर्ल हैं और क्या है, बॉय हैं। लड़कियां कितनी हैं दोस्तों, 70% लड़कियां हैं। तो इसका मतलब प्यारे साथियों 30% क्या होंगे, इसमें लड़के होंगे। यदि लड़कियों के अंकों का औसत 37 है और लड़कों के अंकों का औसत 40 है तो पूरी कक्षा की औसत अंक बताइए। पूरी कक्षा की औसत अंक आपको बताने हैं दोस्तों। तो पूरी कक्षा की औसत अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पूरी कक्षा की औसत अंक क्या होगा भाई। औसत अंक लड़कों का कितना दिया है, लड़कियों का औसत अंक क्या है, लड़कियों का औसत अंक दोस्तों यहाँ पर 30 दिया गया है और लड़कों का क्या है 40 है। ये औसत दिया गया है, एवरेज दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हैं संख्याओं का। यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो 7 संबंधित 3 इसका क्या होगा, रेशियो हो जाएगा। ठीक है भाई, 7 संबंधित 3 क्या है, रेशियो है। देखिए भाई 7 लड़कियां हैं जिनका औसत क्या है 30 है, तो टोटल अंक क्या हो गया, 7 × 21 210 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, 210 हो गया। यहाँ से लड़के का अंक क्या हो जाएगा, 3 लड़के हैं, 4 40 इसका औसत, 4 3 12 120 क्या हो जाएगा। यहाँ पर लड़कों का अंकों का योग हो जाएगा टोटल कितना, 120। अब इस सभी को किस में बांटना है, कितने लड़के हैं, 7 3 10 में। टोटल छात्र कितने, 10, अनुपात में 10 हैं, 10 लोगों में बांट दीजिए। बांटेंगे तो क्या होगा भैया, यहाँ से काटिए, यहाँ पर क्या होगा 0 और 2 1 3 और 2 1 3, 330/10, 330/10, 0 से 0 कैंसिल, यानी ओवरऑल जो औसत आएगा प्यारे साथियों 33 आएगा। पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा, 33 होगा। तो 33 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है 33। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर, और क्या कहा गया है कि पति पत्नी की औसत आयु 24 वर्ष है। उनके पुत्र की आयु पति की आयु का 1/9वां हिस्सा है। पत्नी पति से 6 वर्ष छोटी है। परिवार के तीनों सदस्यों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिएगा पति और पत्नी का औसत आयु क्या है, 24 है। तो योगफल क्या हो जाएगा, पति यानी हस्बैंड प्लस वाइफ, योगफल क्या होगा इसका, 24 दूना 48, योगफल जगह दोस्तों 48। यहाँ से सन और
सन और हस्बैंड, पुत्र और जो पति है, इसका आप अनुपात निकालिए तो हो जाएगा 1/9 है, यानी हम कह सकते हैं x/9x, x बटे दोस्तों 9x हो जाएगा। ठीक है, तो पत्नी की उम्र क्या होगा दोस्तों, पत्नी की उम्र क्या होगा, पति से 6 साल छोटी है, तो 9x माइनस का 6 हो जाएगा। क्लियर है, 9x माइनस का 6। इसमें बोला गया है कि पति और पत्नी की जो उम्र है उसका योगफल क्या है, 48 है। तो यहाँ पर योगफल क्या हो जाएगा, देखिए पति का क्या है 9 है, पत्नी का क्या है 9x माइनस का 6 है, तो इसको जोड़िए, ये किसके बराबर होगा, 48 के बराबर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 9x प्लस का 9x माइनस 6 किसके बराबर है दोस्तों, यह 48 के बराबर है। ये 9 9 18x बराबर 6 उधर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 48 प्लस 6 54 हो जाएगा दोस्तों, 54 हो जाएगा। ठीक है, 18 से काटिए, 18 3 54, यक्स का मान प्यारे साथियों 3 हो जाएगा। यक्स का मान क्या होगा, तो यक्स का मान दोस्तों 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर यक्स का मान 3 हो गया तो इसका मतलब साफ है कि जो सन है, पुत्र है, उसका उम्र क्या है, 3 वर्ष है। क्लियर। और पति का क्या हो जाएगा, 9x है तो 9 3 27 हो जाएगा, पति का क्या होगा उम्र 27। अब पत्नी का क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 9 3 27 में से 6 घटाएंगे तो 21। तीनों का उम्र पता चल गया। अब तीनों का औसत पूछा गया, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे, तो 7 3 10 1 11, और यहाँ से 2 2 4 1 5, तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 51। अब बटे में क्या होगा, 3 लोग हैं, 3 से भाग दीजिए, तो 3 से भाग देंगे तो 17 3 51 17, इसका ओवरऑल तीनों का औसत हो जाएगा। कितना औसत होगा, 17 वर्ष। 17 वर्ष ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चौथा जो विकल्प है दोस्तों 17 वर्ष, ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 12। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 आपके सामने दिया गया है और इसमें बोला गया है कि 8 14 और 24 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, हर एक सेट में चतुर्थानुपाती से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती, यानी हम कहने का मतलब ये है कि हर एक सेट में दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो पक्का है इस बार ऐसे क्वेश्चन आपके इस पेपर में आएंगे, तो आपको ऐसे सवाल पढ़ के जाना है। कैसे निकालते हैं चतुर्थानुपाती, क्या तरीका होता है, इन दोनों लास्ट के जो दोनों होते हैं ना, इसका गुणा कर दीजिए। 14 का गुणा कर दीजिए, किसमें, 14 का गुणा करेंगे आप 24 में, और पहले वाले से भाग देंगे, यानी 8 से भाग दे दीजिए। तो 8 से जब भाग दीजिएगा तो 8 3 24, 3 बार में कैंसिल, 14 3 42, 14 3 42, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, चलिएगा आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। 13वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और यहाँ क्या कहा गया है, बोला गया भैया कि एक छात्र 40% अंक प्राप्त करता है और परीक्षा में 40 अंकों से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जो 60% अंक प्राप्त करता है वह 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। परीक्षा के लिए दोस्तों अधिकतम अंक ज्ञात करने हैं। एक छात्र क्या हुआ, 40% अंक प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त करता है और वह 40 अंक से फेल हो जाता है। अगर दोस्तों ये 40 अंक पा गया होता, अगर ये 40 अंक पा गया होता तो बोलिए वह पास हो गया होता कि नहीं हो गया होता, पास हो गया होता। यानी ये टोटल क्या है, पास होने का अंक है। और क्या हुआ, एक दूसरा छात्र है जिसने 60% अंक प्राप्त कर लिया, लेकिन वह पास होने से 20 अंक ज़्यादा प्राप्त कर लिया। इसका मतलब ये है जब 20 अंक घटा देंगे यहाँ से, तो ये भी क्या है, पास होने का अंक है। ये दोनों पास होने के अंक है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 60 - 40 करिए, 20 हो जाएगा यहाँ पर, 20%, 20%। क्लियर है, 20% बराबर। और यहाँ से 40 इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40 20 60, क्या होगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 100% का मान निकालना है तो 20 को 100 बनाने के लिए 5 से गुना करिए, यहाँ पर 5 से गुना यहाँ पर कर दीजिए, तो 6 5 30, 300, 300 इसका अधिकतम अंक है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, 300 इसका अधिकतम अंक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्लियर भाई, आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 14। 14वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इस सवाल में बोला गया है, दोस्तों कि एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या इसकी ऊंचाई की 3 गुनी है। क्या है, इसकी ऊंचाई की प्यारे साथियों 3 गुनी है। इसकी ऊंचाई की क्या है, 3 गुनी है। जो त्रिज्या आर है, त्रिज्या क्या है दोस्तों, त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है। अगर त्रिज्या
त्रिज्या जो है ऊंचाई की 3 गुनी है। ऊंचाई दोस्तों अगर 1 है तो त्रिज्या क्या है, 3 है। ये ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। यदि बेलन की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन बताइए। बेलन की ऊंचाई क्या है, 3.5 है। बेलन की ऊंचाई क्या है दोस्तों, 3.5 है। यानी 1 का मान क्या है, 3.5 है। 1 अनुपात का मान क्या है दोस्तों, 3.5 है, 3.5 है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 3 गुना है। तो बेलन की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन बताइए क्या होगा। बेलन का आयतन आपको बताना है क्या होगा दोस्तों। प्यारे साथियों, बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। एक बार सभी लोग बताएंगे बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है। बताइए दोस्तों, बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, बताइए। देखिएगा, बेलन का आयतन पूछा गया है तो इसका मतलब ये है दोस्तों, आयतन पूछा गया है तो ये 11 से ऑप्शन कटना चाहिए, 11 से ऑप्शन कटना चाहिए। जो ऑप्शन 11 से कट गया वह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो 11 से जो ऑप्शन कट गया वही इसका उत्तर सही होगा। चेक कर सकते हैं आप लोग। पहले ऑप्शन को देखिए, यहाँ से 1 और 2 3 2 5 5 हो रहा है, और यहाँ से 5 और 9 9 9 1 10, ये तो 11 से नहीं कटेगा। यहाँ पे आइए, 1 2 3 7 3 10 10 हो रहा है यहाँ पर, 5 और 9 9 3 12, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा 11 से। यहाँ पर आइए, इसको देखिए, 1 + 6 7 होगा, 7 2 9 हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा यहाँ से। और 6 8 6 14 14 5 19, 19 में से आप 9 घटाइए तो बचेगा क्या, 10। तो 11 से भी नहीं कटेगा, 11 से ये भी नहीं कटेगा। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, 1 + 1 2 प्लस 7 9 हो जाएगा यहाँ से। 5 + 2 7 7 + 2 9 9 - 9 करेंगे दोस्तों 0 हो जाएगा। और 0 जब आता है तो इसका मतलब वो संख्या 11 से कटती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, जो कि 11 से कट रहा है, तो इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप मेथड से लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 11 से कटने का नियम आप लोग जानबे करते हैं। सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योगफल अगर 0 आता हो, या फिर 11 आता हो, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आता है, तो वह संख्या 11 से कट जाती है। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है, प्रश्न नंबर 15। इसमें बोला गया है कि एक गोलाकार गेंद को 8 सेंटीमीटर भुजा के एक घन के अंदर इस प्रकार रखा गया है कि दोनों पूरी तरह से फिट हो जाएं। गोलाकार गेंद के केंद्र से घन के कोने तक की न्यूनतम दूरी कितनी है। चलिए दोस्तों, न्यूनतम दूरी आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या है इसका न्यूनतम दूरी। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे। तो प्यारे साथियों, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताएंगे, और अगर आ गया तो ठीक, नहीं तो अगले वीडियो में अगला जो मेरे सेट लेकर आऊँगा उस सेट में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया है, इसमें कहा गया है दोस्तों, किसी वृत्त की एक चाप की लंबाई 4.5। दोस्तों इस सवाल जो है थोड़ा सा टाइपिंग के दौरान गलती हो गया है, तो इस सवाल को मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। कल मैं इस सवाल को कराऊंगा, ठीक है दोस्तों, कल मैं इस सवाल को ज़रूर कराऊंगा। थोड़ा सा दोस्तों मिस्टेक हो गया है टाइपिंग के दौरान, ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान मत होइए, कल मैं इस सवाल को कराता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न नंबर यहाँ पर है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। समान दिशा में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली दो ट्रेनें एक दूसरे को 54 सेकेंड में पूरी तरह से पार कर लेती हैं। यदि पहली ट्रेन की लंबाई 130 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। चलिए दोस्तों, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी यह आपको बताने हैं। देखिए, समान दिशा में चल रही हैं, जब समान दिशा में चलती हैं तो चाल घटता है, तो टोटल दूरी चाल यहाँ पर समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी क्या है, एक ट्रेन की लंबाई 130 मीटर है, क्या है 130 मीटर। दूसरे ट्रेन की लंबाई क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, ठीक है। दूरी हो गया टोटल, चाल क्या हो जाएगा,
समान दिशा में चलेंगे तो चाल घटेगा, तो 110 माइनस 90 करेंगे तो हो जाएगा 20। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, आप इसको क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, यानी 5/18 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 5/18 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो ये टोटल समय हो गया। समय कितना लग रहा है 54 सेकंड। ये 54 की दोस्तों बराबर है, 54 की क्या है बराबर है। बस इसी को हल करने हैं आपको, इसी को हल करना है, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। यहाँ से देखिए 130 प्लस का डी जो 18 है दोस्तों, ये चला जाएगा ऊपर, ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा 20 5 100, 20 5 100 बराबर का 54, बराबर 54। इसको काटेंगे 18 3 54, 18 3 54, यानी 130 प्लस का डी बराबर 3 का गुना 100 में करेंगे 300 हो जाएगा। यहाँ पर 300, तो डी का मान निकालेंगे दोस्तों, डी का जब मान निकालेंगे 300 माइनस 130 हो जाएगा, तो होगा क्या यहाँ पर 170, 170, 170 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है दोस्तों, 170 मीटर। दूसरी जो ट्रेन है उसकी लंबाई क्या है, तो 170 मीटर उसकी लंबाई है। क्लियर है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 18 है, आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों। इसमें कहा गया है एक दुकानदार एक किग्रा वजन के स्थान पर 940 ग्राम वजन का उपयोग करता है और वह इसे 4% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा, 2 दशमलव स्थानों तक सन्निकट ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 दशमलव स्थान तक इसका सही मान बताने हैं। देखिएगा दोस्तों, वह 1000 ग्राम सामान खरीद के लाया रहा होगा जिसका सीपी क्या रहा होगा 1000 रुपये। 1 ग्राम का दाम 1000, तो एक ग्राम का दाम दोस्तों 1 रुपया है, तो 1000 ग्राम का दाम कितना होगा 1000 रुपये होगा। वह करता क्या है, वह 900 ग्राम ही सामान को देता है। भाई 940 ग्राम सामान देता है। जब 940 ग्राम ही सामान देगा, 1 ग्राम का दाम कितना होगा दोस्तों 1 रुपया होगा, तो 940 ग्राम का दाम क्या होगा 940 रुपया होगा। यानी उसके दुकान से 940 रुपये का क्रय मूल्य का सामान ही गया है, बाहर बिका है। तो सीपी क्या होगा, यहाँ से इसका सीपी 940 रुपये हो जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत परेशानी है भैया, 940 ग्राम ही सामान वह बेचता है, तो उसके दुकान से 940 रुपये का ही सामान बिका है, यानी सीपी 940 रुपये है, लेकिन बिका है कितना में 4% के लाभ पर। भैया आप 1000 का 4% लाभ निकालिए, कितना होगा यहाँ पर 1% का मान कितना होगा, 1% का मान यहाँ पर दोस्तों 10 होगा, तो 4% का मान क्या होगा 40, यानी 1040 रुपये में सामान को बेचा गया है। 1000 दोस्तों 40 रुपये में सामान को बेचा गया है। 940 को खरीदा गया है, बिका 1040 में, कितने का फ़ायदा हो गया देख लीजिए, कितना का फ़ायदा हो गया यहाँ पर 0 0 और 10 में से 9 गया तो 1, 100 का फ़ायदा किस पे 940 पर, गुणे 100, काटिए 0 से, इससे कैंसिल, यानी ये क्या हो गया, इसको अभी यार काट के छोटा कर सकते हैं। 2 से काटिए, 2 चौको 8 और 2 साते 14 और 2 से काटिए 5 बार में, यानी 500 यहाँ पर दोस्तों 100 गुना 5 यानी 500/47 हो जाएगा। क्या होगा 500 बट्टे दोस्तों 47, 500/47 यहाँ पर आ जाएगा। अब जब 47 से भाग देंगे दोस्तों, जब आप प्यारे साथियों 47 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में भाग जाएगा, 47 बचेगा क्या 3 हो जाएगा, 30 भाग जाएगा नहीं, यहाँ 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, तब यहाँ पर आप क्या करेंगे एक 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार में जाएगा प्यारे साथियों, अब कितनी बार में जाएगा, अगर आप देखिए 9 बार में जाएगा, क्या 9 चौको 36 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 6 बार में जाएगा दोस्तों। 6 बार में देखिए 6 चौक 24, 6 सते 42 के 2 हासिल का 4 और 6 चौक 24 4 28, यानी लगभग 6 बार में जाएगा। यहाँ से 6 बार में भाग चला जाएगा, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन क्या होगा सही 10.6 के बाद कुछ और आएगा, 10.6 के बाद कुछ और आएगा। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है, देखिए 10.64 होगा, 10.64 इसका राइट आंसर होगा। एक ही ऑप्शन में तो है 10.6 के बाद 4 आएगा, बाकी यहाँ पर 10.32 है, 9.25 है, ये तो नहीं होगा, ये 10.96 भी नहीं होगा, बस एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो इसलिए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19। ये प्रश्न नंबर 19 ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है 432 किलोमीटर चलने के लिए एक एक्सप्रेस रेल दुरंतो से 1 घंटे अधिक समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेल की गति 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो यह दुरंतो से 2 घंटे कम समय लेती है। दुरंतो रेल की गति बताइए किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। आइए दोस्तों यहाँ पर हम ऑप्शन से हल करते हैं। देखिए टोटल दूरी क्या है, 432 किलोमीटर की दूरी है। 432 किलोमीटर की दूरी जाना है। दुरंतो रेल की जो गति है उसको हम मान लेते हैं 60 है। 60 के स्पीड से जाएगी अगर दोस्तों, तो 60 के स्पीड से जाएगी। देखिए 60 से 432 कटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये दशमलव में आ जाएगा। तो आप ऐसा लीजिए जो 432 को पूरा पूरा काट दे। तो इसको लीजिए आप, इसको 54 को 54 से अगर दोस्तों आप देखेंगे 54 से जब भाग देंगे यहाँ पर, यानी 432 किलोमीटर की दूरी 54 के स्पीड से जाएगा, कितना घंटा का समय ले लेगा दुरंतो रेल। दुरंतो रेल कितना लेगा समय, यहाँ से काट के 9 से काटिए, 9 छक्का 54, इसको 9 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 9 चौक 36, बचेगा क्या, 9 चौक 36, 4 बचेगा, हो जाएगा 7, 9 8 72, क्या होगा 9 8 72, यानी 48 बार में कट जाएगा। 48 बार में कटेगा। 6 से काटिए, 6 से काटेंगे दोस्तों, जब 6 से काटिए, 6 कम 6, 6 8 48, यानी 8 घंटे का समय लग रहा है। कब, दुरंतो रेल से जब चल रही है तब 432 किलोमीटर 8 घंटे का समय लग रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि एक्सप्रेस रेल जो है दुरंतो से 1 घंटे अधिक समय लेती है, यानी 432 किलोमीटर की दूरी ही 432 किलोमीटर की दूरी ही अगर एक्सप्रेस रेल जब चलती है तो दुरंतो से 1 घंटे समय अधिक लेती है। तो दुरंतो का समय क्या है 8 घंटे, 1 घंटे समय अधिक लेती है 9 घंटे हो जाएगा। यानी 9 घंटे में यह 432 किलोमीटर दूरी तय करती है कौन, एक्सप्रेस रेल। तो कितना भैया यह चाल हो जाएगा, यहाँ से चाल निकालेंगे तो भाग देंगे जब 9 से तो 48 बार में कट जाएगा। यानी एक्सप्रेस रेल का जो स्पीड है 48 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। अगला कंडीशन में कहा गया है कि यदि एक्सप्रेस रेल की गति 50% वृद्धि कर दी जाती है तो दुरंतो रेल से 2 घंटे समय कम लेती है। 50%, 48 का 50% 24 आएगा दोस्तों, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा जब बढ़ा देंगे हम तो क्या हो जाएगा यहाँ पर चाल, यहाँ पर 8 4 12 72 हो जाएगा दोस्तों, चाल 72 हो जाएगा। अब 432 किलोमीटर की दूरी ही अगर 72 के स्पीड से तय करते हैं तो कितने घंटे, कितना समय लगेगा यहाँ पर, देखिए काटिए, 9 8 72, 9 से काटेंगे 48 बार में कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और 8 से काटेंगे 8 6 48। जब 432 किलोमीटर की दूरी 72 की स्पीड से चलेंगे तो समय कितना लग रहा है, 6 घंटे लग रहा है। कितना घंटा कम हो गया इस दुरंतो एक्सप्रेस से, दुरंतो एक्सप्रेस जो है 8 घंटे का समय लेती है और ये जो एक्सप्रेस रेल है दोस्तों वह 6 घंटे का समय लेती है, ये 2 घंटे समय कम ले रही है। और यहाँ पर कहा गया है कि 2 घंटे समय कम ले रही है, तो इसका मतलब साफ है कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप सेटिस्फाई करके आंसर निकाल सकते हैं। इस सवाल में कोई दिक्कत परेशानी है प्यारे साथियों तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको सवाल समझ में आता है दोस्तों, सवाल समझ में आ गया है तो आप प्यारे साथी अपना कमेंट में लिखेंगे वाई, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे यन। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सवाल बेहतरीन तरीके से समझ में आया है दोस्तों। और फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के लेकर, और अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा बेहद इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होगा दोस्तों। हालांकि हर एक प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। चलिए दोस्तों फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।